हेलो एवरीवन। तो होप आप सबकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आज के वीडियो में हम पॉलिटी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, जो कि है 12 अनुसूचियां। तो भारतीय संविधान की जो 12 अनुसूचियां हैं, इससे संबंधित सवाल बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इसीलिए इन सभी अनुसूचियों को डिटेल में समझना आपके लिए ज़रूरी है। तो इन 12 अनुसूचियों को हम बहुत ही आसानी से समझेंगे, ताकि वीडियो देखते देखते ही आपको 12 अनुसूचियां आसानी से याद हो जाए। तो बस आपको करना इतना है कि आपको इस वीडियो को पूरे कंसंट्रेशन के साथ देखना है। साथ में कॉपी पेन लेकर बैठिए, अगर सच में आप इसे समझना चाहते हैं तो। अदरवाइज स्किप करके देखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि हम बहुत ही आसानी से संविधान की 12 अनुसूचियों को इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले हम मूल संविधान को थोड़ा देख लेते हैं। तो भारत का जो मूल संविधान है, उसमें 22 भाग हैं। 22 भाग, 8 अनुसूचियां, और अनुच्छेद कितने हैं? तो 395 आर्टिकल्स हैं। लेकिन वर्तमान में देखें तो इन 8 अनुसूचियों में 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया है। तो अभी वर्तमान में टोटल जो अनुसूचियां हैं वो है 12, भाग 22 ही हैं। और अनुच्छेद की बात करें तो वर्तमान में विभिन्न संविधान संशोधनों के बाद वर्तमान में जो आर्टिकल्स हैं वो 450 प्लस हैं। तो आपसे अगर मूल संविधान के बारे में पूछा जाए तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, जो कि वर्तमान में कितनी हैं? 12 हैं। मूल संविधान में आर्टिकल्स पूछा जाए तो 395 आर्टिकल्स, लेकिन वर्तमान में पूछा जाए तो 450 प्लस आर्टिकल्स हैं वर्तमान में हमारे संविधान में। तो इस वीडियो में हम जो अनुसूचियां हैं, इसको हम 2 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। फर्स्ट भाग में हम पढ़ेंगे 8 अनुसूचियों को, 8 जो कि मूल संविधान में वर्णित है, और दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे 4 अनुसूचियों को, जो कि बाद में जोड़ा गया। तो टोटल 12 अनुसूचियों को हम इस प्रकार से पढ़ेंगे कि आपको ये वीडियो देखते देखते ही अच्छी तरीके से इजीली याद हो जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहली अनुसूची क्या है। तो भारत की जो पहली अनुसूची है वो किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है पहली अनुसूची में। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। अब यहाँ ये जो पहली अनुसूची है, यहाँ पर मैं एक आपको क्वेश्चन बताती हूँ, जो कि यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था। कि मैं ये इसलिए बता रही हूँ ताकि आप ये समझ सकें कि किस तरीके से सवालों को पूछा जाता है। तो सवाल है कि यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान के किस अनुसूची में एक संशोधन करना होगा? तो क्या होगा? तो पहली अनुसूची में संशोधन करना होगा। क्यों? क्योंकि पहली अनुसूची में किसका वर्णन है? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित इसमें वर्णन है। तो हमारे भारतीय संविधान की जो पहली अनुसूची है वो किससे संबंधित है? तो राज्य और संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। तो सारे की पॉइंट्स को आप दिमाग में रखते चलिए। दूसरी अनुसूची में क्या है? तो भारत के जितने भी पदाधिकारी हैं, उनको मिलने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का वर्णन इसमें दूसरी अनुसूची में किया गया है। तो की पॉइंट क्या है? कि पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन का वर्णन है दूसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची देखते हैं। तो तीसरा जो अनुसूची है, इसमें क्या है? कि वही पदाधिकारी जिनकी वेतन, भत्ते और पेंशन की बात हम दूसरी अनुसूची में कर रहे थे, उनके शपथ ग्रहण का जो उपबंध है वो तीसरी अनुसूची में किया गया है। पहले अनुसूची में राज्य और संघ क्षेत्र संबंधित वर्णन, दूसरी अनुसूची में पदाधिकारियों का वेतन, भत्ता और पेंशन, और तीसरा में पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण। चौथी अनुसूची, इसे आप ध्यान से देखिएगा। चौथी अनुसूची में क्या है? तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के
राज्यसभा में प्रतिनिधित्व या सीटों के आवंटन का जो विवरण है, ये चौथी अनुसूची में दिया गया है। यानी कि राज्यसभा में जो सीटें होती हैं वो किसकी होती हैं, तो जितने भी राज्य होते हैं वो उनके विधानसभा से उन्हें उन सीटों का आवंटन होता है। तो क्योंकि सभी राज्यों में तो विधानसभा है, लेकिन सभी केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा नहीं है। केवल 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां विधानसभा है, और वहीं से राज्यसभा में सीटों का आवंटन उन्हें किया जाता है। तो कौन सा वो केंद्र शासित प्रदेश है, तो दिल्ली और पुडुचेरी। अब हम देखते हैं 5वीं अनुसूची। तो 5वीं अनुसूची भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इसके अंतर्गत क्या है, की पॉइंट्स को समझिए। 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का राज्यों के प्रशासन व नियंत्रण का वर्णन इसमें किया गया है। लेकिन इसमें 4 राज्यों को छोड़कर, कौन से वो राज्य हैं, वो राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो 6ठी अनुसूची भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो 6ठा अनुसूची है ये हमेशा न्यूज़ में रहता है, और इससे संबंधित जो एरिया है वो भी हमेशा न्यूज़ में रहता है। तो 6ठी अनुसूची में वो राज्य हैं जिसे 5वीं अनुसूची में छोड़ दिया गया था। भाई, 5वीं अनुसूची में अगर 4 राज्यों को छोड़ा गया तो उन चारों के लिए भी तो कोई उपबंध जरूर किया जाएगा। तो उसका उपबंध किस में किया गया, संविधान की 6ठी अनुसूची में। तो कौन कौन सा राज्य है इसमें, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन में उपबंध। ठीक है, तो यहाँ प्रशासन के बारे में होगा, के बारे में उपबंध है, इसमें के बारे में उपबंध इसमें है। तो अब इसे आप याद कैसे रखेंगे, 6ठी अनुसूची के जो राज्य हैं, ये 4 राज्य हैं, इसे आप कैसे याद रखेंगे, तो इसके लिए हमें देखना होगा इंडिया का मैप। तो ये हम इंडिया के मैप को जूम करते हैं, और ये जूम करके ये जो एरिया है यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए, ये जो एरिया है ना, इसे कहते हैं पूर्वोत्तर राज्य। ये भारत का पूर्वोत्तर राज्य है, और इसी में ये चारों राज्य जो 6ठी अनुसूची में शामिल हैं, ये चारों राज्य इसी पूर्वोत्तर क्षेत्र में शामिल है। तो इसी के लिए ये 6ठा अनुसूची में इसी के प्रशासन से संबंधित उपबंध किया गया है। अ, अगर आप मैप के साथ किसी भी राज्य संबंधित चीज़ों को याद करते हैं, तो वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। तो हमेशा मैप का इस्तेमाल जरूर करें। अब हम देखते हैं 7वां अनुसूची किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। तो जैसा कि हमारे भारत में 28 राज्य, 8 यूटी हैं। तो इतना बड़ा देश है, इसके शासन को चलाने के लिए, इसमें से संबंधित जितने भी विषय हैं उसके ऊपर कानून बनाने के लिए, ये केवल केंद्र के लिए करना संभव नहीं है। इसीलिए 7वीं अनुसूची में क्या किया गया कि केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया। और इन शक्तियों का विभाजन कैसे किया गया, तो 3 सूचियां इसके लिए तैयार की गई। वो 3 सूचियां क्या है, संघ सूची है, दूसरा है राज्य सूची, और तीसरा है समवर्ती सूची। संघ सूची को देख, तो संघ सूची क्या है, तो संघ सूची में जितने भी विषय हैं, कितने विषय हैं, कुल 100 विषयों का उल्लेख है संघ सूची में। तो संघ सूची से संबंधित जितने भी विषय हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार किसका होगा, संघ का होगा, केंद्र का होगा। दूसरा है राज्य सूची। राज्य सूची से संबंधित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसका होगा, तो राज्य का होगा। राज्य सूची में कुल विषय है 61। समवर्ती सूची क्या है, तो समवर्ती सूची में कुल 52 विषय हैं, और इन 52 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसका है, संघ का भी है प्लस राज्य का भी है। इन दोनों का अधिकार है समवर्ती सूची पर कानून बनाने का। लेकिन लेकिन
यहाँ पर एक पॉइंट को आप समझिएगा। यहाँ एक पॉइंट आपको समझना है, वो ये है कि अगर समवर्ती सूची के विषयों में, क्योंकि ये राज्य और केंद्र के बीच में बांटा गया है, तो इससे संबंधित जो विषय है, अगर राज्य और केंद्र में टकराव होता है, तो अंतिम निर्णय किसका होगा? अंतिम निर्णय इसमें संघ का ही होगा। अगर राज्य को किसी विषय पर आपत्ति होती है, तो अंतिम निर्णय जो है वो संघ द्वारा ही लिया जाएगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। अब देखिए, अब ये जो संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है, इनके सभी विषयों को याद रखना तो संभव नहीं है, क्योंकि आप इंसान हैं, आप रोबोट नहीं हैं, आप एआई नहीं हैं। तो फिर भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसे आप ज़रूर याद रखें, क्योंकि इसे मैंने बहुत ही फ़िल्टर जो कहते हैं फ़िल्टर करने के बाद मैंने इसे इसमें शामिल किया है। तो इन क्षेत्रों से संबंधित सभी विषय होते हैं संघ, राज्य और समवर्ती सूची में। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे आप ज़रूर याद करें, क्योंकि यहाँ से सवाल डायरेक्टली पूछे जाते हैं। सवाल कैसे पूछे जाते हैं? तो आपसे सवाल कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा कि यहाँ पर आप एक वर्ड देख रहे हैं, जनगणना, या फिर आप ले लीजिए रेलवे, या ले लीजिए निगम कर। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि ये किनका विषय है? संघ का है, राज्य का है, या समवर्ती का है? तो इसे आपको बहुत बारीकी से याद करना पड़ेगा। थोड़ा टफ तो है, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के सवालों को जब आप याद करते हैं, तो इसी से आप दूसरे स्टूडेंट से अलग बनते हैं और सिलेक्शन लेके जाते हैं। क्योंकि जो एग्जाम में टफेस्ट सवाल पूछे जाते हैं, वो इसी प्रकार के सवालों से निकाल कर बनाए जाते हैं। तो इन सभी को आप याद कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब हम देखते हैं संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या है। तो सबसे पहले आप की पॉइंट को याद रखिए। संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भाषाओं से संबंधित है। कितने भाषाओं से संबंधित है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख है इसमें। लेकिन अगर मूल संविधान में देखें प्रारंभ में, तो इसमें केवल 14 भाषाओं का ही उल्लेख था। फिर बाद में समय समय पर बहुत सारे संविधान संशोधन किए गए, और उसमें से एक इम्पॉर्टेंट संशोधन है 2004 का। तो ये जो 2004 का है, इसमें ये 4 भाषाओं को शामिल किया गया। कौन कौन सा भाषा है? संथाली है, संथाली, डोंगरी, मैथिली और बोडो। तो ये मैथिली बिहार से संबंधित है भाषा, तो बीपीएससी वालों के लिए ये इम्पोर्टेंट है। इधर संथाली जो है, ये आपका बिहार झारखंड दोनों से संबंधित है, तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो 2004 में संथाली, डोगरी, मैथिली, बोडो, ये 4 लैंग्वेजेस को शामिल किया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 92nd संविधान संशोधन के द्वारा। तो यहाँ इम्पोर्टेंट क्या क्या याद रखना है आपको? कितने भाषा हैं 8वीं अनुसूची में? 22 हैं। पहले कितना था? 14 था। अब आपसे सवाल यहाँ ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मैथिली भाषा को किस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में डाला गया? किस वर्ष डाला गया, ये भी पूछा जा सकता है। तो 2004 में। तो चीज़ों को इस तरह से अगर आप याद करेंगे, की पॉइंट्स को आप याद करेंगे, तो आप प्री में अच्छा परफॉर्म करेंगे। यहाँ पर देखिए, वैसे इन 22 भाषाओं को याद रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वो कौन से 22 भाषा हैं जो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो एक नज़र इस पे आप डाल लीजिए, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ तक हमने मूल संविधान में जो 8 अनुसूचियां हैं उसे हमने देख लिया। अब हम देखेंगे बाकी के 4 अनुसूची जो कि बाद में जोड़े गए संविधान संशोधन के द्वारा। तो 9वीं अनुसूची जो है ये इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप ध्यान से देखिए। क्या है 9वीं अनुसूची में? तो सबसे पहली बात कि 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है, मेन आप कीवर्ड को ध्यान रखिए। तो 9वीं अनुसूची जो है ये किससे संबंधित है? भूमि सुधार से।
और किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया? तो ये था प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया। वर्तमान में इस 9वीं अनुसूची में 284 अधिनियम है, मतलब भूमि सुधार संबंधित कानून 284 है। अब इसे हम थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं कि 9वीं अनुसूची क्यों खास है। तो शुरुआत में जब ये 9वीं अनुसूची को बनाया गया, तो इसमें क्या था कि सरकार को भूमि सुधार संबंधित कानून बनाने में बहुत सारी बाधाएं और रुकावटों को झेलना पड़ता था। तो इसके लिए क्या किया गया कि केंद्र और राज्यों के कानूनों की एक सूची बनाई गई और ये तय किया गया कि इसे किसी भी न्यायालय के द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो 9वीं अनुसूची में जितने भी कानून थे, उसे अनुच्छेद 31 बी के तहत संरक्षण प्राप्त था। लेकिन वर्तमान में देखें तो 9वीं अनुसूची के मामले जो हैं, उसे संविधान में चुनौती दिया जा सकता है। ये कब फैसला लिया गया? तो 1973 की बात है, जब केशवानंद भारती वाद आया था। तो उसी समय सर्वोच्च न्यायालय ने ये विचार किया कि क्योंकि भूमि सुधार से संबंधित जो मामले हैं जो कि 9वीं अनुसूची में है, उसमें न्यायालय अगर चुनौती नहीं देगा तो इसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है बहुत सारे राजनीतिक कारणों से। तो इसका दुरुपयोग ना हो, इसीलिए 1973 में ये फैसला लिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि इसमें जो शामिल जो भी कानून है, इसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ये ओवरऑल था 9वीं अनुसूची। तो यहाँ एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखिएगा, 9वीं अनुसूची के बारे में ये सवाल पूछा जाता है कि ये किससे संबंधित है? भूमि सुधार से संबंधित है या पंचायती राज से है, न्यायपालिका से है, किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है भूमि सुधार से। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी आपको ये पॉइंट बता दिया है, फिर भी हम रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने बता दिया कि लेकिन बाद में वर्ष 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्णय लिया कि 9वीं अनुसूची के मामले को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। क्योंकि क्योंकि अगर कोई भी ऐसा मामला होगा 9वीं अनुसूची में जो कि संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं होगा, तो इस कारण से इसे चुनौती दी जा सकती है। अब हम देखते हैं 10वीं अनुसूची को, जो कि ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट अनुसूची है आपके एग्जाम के लिए। तो 10वीं अनुसूची की पॉइंट याद रखें, किससे संबंधित है? तो ये दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। दल बदल विरोधी कानून को हम समझते हैं इन सभी पॉइंट्स को पढ़ने के बाद। तो 10वीं अनुसूची में जो दल बदल विरोधी कानून है, इसे किस संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया? तो ये है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1952। तो इसे याद रखना आपके लिए इजी है क्योंकि 1952 ईयर है और 52वां संविधान संशोधन है। तो इसके द्वारा इसे संविधान में शामिल किया गया। उद्देश्य क्या है 10वीं अनुसूची के पीछे? तो मुख्य उद्देश्य है कि राजनीति में बार बार दल बदल को समाप्त करना। अब ये दल बदल से संबंधित कहानी क्या है, ये समझिए। देख, यहाँ आप इमेज देख सकते हैं, जहाँ ये एक व्यक्ति है। ये कौन है? तो एक विधायक था जिसका नाम था गया लाल। गया लाल उसका नाम था। और ये जो व्यक्ति था, इसने क्या किया कि एक ही दिन में इसने 3 पार्टियां बदली। पहले ये कांग्रेस में थे, फिर वो बीजेपी में गए और फिर किसी दूसरे पार्टी में गए। तो उसी दिन से ये जो आप स्लोगन देख रहे हैं, आया राम गया राम, उसी दिन से ये जो है ये फेमस हो गया स्लोगन। और इसी घटना के बाद ये महसूस किया गया कि इससे संबंधित एक कानून आना चाहिए भारत में, क्योंकि इस तरह तो फिर सही नहीं होगा। मान लीजिए एक दिन में 3-3 कोई अगर अपने राजनीतिक दल को बदल लेता है, तो ये देश के भविष्य के लिए सही नहीं है। तो इसी तरह के घटनाओं को रोकने के लिए लाया गया
कौन सा 52वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया जिसके तहत दल बदल विरोधी कानून बनाया गया ताकि इस तरह के मामले कम से कम हो भारत में। अब देखते हैं संविधान की 11वीं अनुसूची, बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये किससे संबंधित है, पंचायती राज के अधिकार और दायित्वों से। तो 11वीं सूची आपके प्रीलिमिनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पंचायती राज से संबंधित सवाल दोनों में आते हैं, प्रीलिम्स में भी आते हैं और मेंस में भी आते हैं। तो सबसे पहले की पॉइंट याद रखिए, 11वीं अनुसूची में क्या है, तो पंचायती राज के अधिकार और दायित्वों के संबंधित उपबंध है। अब किस संविधान संशोधन के तहत इसको संविधान में शामिल किया गया है, तो ध्यान रखें 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष आया था, 1992 में। अब यहाँ आप किसी किसी बुक में अगर आप देखेंगे तो किसी बुक में 1992 है और किसी बुक में 1993 है। तो 1992 में ये अधिनियम आया और 1993 में ये कानून बना, तो इसीलिए ये दोनों ईयर ही आपको देखने को मिलेंगे। तो आप दोनों ही ईयर इसमें लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक भी लिखेंगे तो आपका गलत नहीं होगा। अब पंचायती राज को 11वीं अनुसूची में शामिल तो कर लिया गया, इसमें कुल विषय कितने हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें पंचायती राज से संबंधित इस 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषयों को शामिल किया गया है। तो ये 29 विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, यहाँ मैंने 29 विषयों की लिस्ट को यहाँ पर दे दिया है। वैसे इन 29 विषयों को याद रखना थोड़ा डिफ़िकल्ट तो है, लेकिन आप याद ज़रूर करें क्योंकि यहाँ से सवाल सीधे तौर पे पूछे जाते हैं। सवाल कैसे पूछे जाते हैं वो भी मैं बता देती हूँ आपको। जैसे सवाल आपसे ये पूछा जाएगा कि 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज के 29 विषयों में कौन सा विषय नहीं है। जब नहीं वाला सवाल आता है तो ये सबसे ज़्यादा टफेस्ट लेवल का सवाल होता है किसी भी एग्जाम में। तो नहीं वाला सवाल आने पे आपको सारा ही ऑप्शंस पता होना चाहिए। तो ये 66th बीपीएससी में इस सवाल को पूछा गया था और भी यूपी पीसीएस में भी इसे पूछा गया था, इस तरह के सवालों को कि कौन सा विषय नहीं है। तो जैसे ऑप्शंस में मैं 66 की बात करूं तो ऑप्शंस में था पुस्तकालय था, गरीबी उन्मूलन था, ईंधन चारा था और एक ऑप्शन था। तो इस तरह से सवाल पूछा गया था, तो काफ़ी कंफ्यूज करने वाला ये सवाल होता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसे समय समय पे देखते रहें, 5-10 बार देखेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। अब हम देखते हैं आज के वीडियो का आखिरी अनुसूची जो कि है 12वीं अनुसूची। ये किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है नगर पालिकाओं, जिसे इंग्लिश में आप म्यूनिसिपैलिटी कहते हैं, म्यूनिसिपैलिटी कहते हैं, उसके अधिकार और दायित्वों से। तो 11वीं और 12वीं अनुसूची लगभग लगभग बराबर है। 11वीं संबंधित है ग्रामीण क्षेत्रों से यानी पंचायती राज से और 12वीं अनुसूची संबंधित है नगर पालिकाओं यानी कि शहरी स्थानीय स्वशासन से। और यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ 73 नहीं होगा, यहाँ 74 संविधान संशोधन अधिनियम होगा। तो 1992 के द्वारा इसको संविधान में शामिल किया गया है और इसमें विषय कितने हैं, तो कुल 18 विषय हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये थे भारतीय संविधान से संबंधित 12 अनुसूची जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया, आपको पसंद आया, तो ऐसे वीडियोस और भी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन आप अपने लक्ष्य तक डटे रहिए।